मम्मी, खाना बन गया है क्या? बहुत थक गया हूँ। आज खाना खाकर जल्दी सोना है मुझे। ऑफिस से लगभग 9 बजे वापस आने के बाद थके हारे परेश ने माया जी से कहा, अरे बेटा, मैं तुझे फोन करना ही भूल गई। मेरा तो आज व्रत है और तेरे अकेले के लिए बनाने की मुझ में हिम्मत नहीं हुई। ऐसा कर, बाहर से ही कुछ मंगा ले। मैं फोन करने ही वाली थी कि कुछ लेते आना, लेकिन दिमाग से ही निकल गया। और तू तो जानता ही है, जब से घुटनों में दर्द शुरू हुआ है ना, मुझसे तो कोई काम होता ही नहीं है। टीवी का रिमोट हाथ में लेकर चैनल बदलते हुए माया जी ने कहा, अरे मम्मी, चलो ठीक है, मैं मैगी बनाकर खा लेता हूँ। ऑर्डर करूंगा तो ना जाने कितनी देर में आएगा, रहने दो। इतना कहकर परेश ने किचन में जाकर अपने लिए मैगी बनाई और बाहर आकर खाने लगा। बेटा, अब मुझसे घर का काम नहीं होता, इसीलिए कहती हूँ कि शादी कर ले। पर तू है कि मेरी बात मानता ही नहीं। बेटा, हर लड़की दिव्या जैसी नहीं होती है। अपने मन को समझा और एक बार फिर से कोशिश करके देख। तेरी जिंदगी में खुशियां जरूर आएंगी और इस घर की रौनक लौट आएगी। गंभीर मुद्रा में माया जी ने कहा तो परेश ने भी अपना सर पकड़ लिया। बिना कोई जवाब दिए चुपचाप अपनी मैगी खत्म करके वह कमरे में आ गया। आज परेश वैसे भी बहुत उदास था। उस पर माँ ने भी वही बात छेड़ दी जो उसे उदास किए जा रही थी। दरअसल आज वह बहुत बड़ी कश्मकश में था। समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है। आज से लगभग 6 साल पहले परेश और दिव्या की शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई थी। दिव्या मध्यम वर्गीय परिवार की पढ़ी लिखी बेटी थी। विवाह दोनों की सहमति और दोनों परिवारों के आशीर्वाद से हुआ था। लेकिन फिर भी न जाने क्यों धीरे धीरे दिव्या और परेश के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर कहासुनी होने लगी। जिसके बाद परेश को यह एहसास हुआ कि दिव्या दरअसल वो लड़की नहीं है जो परिवार में सामंजस्य बिठाना चाहे, सबके साथ मिलकर रहना चाहे, खुशियां बटोरना चाहे। बल्कि दिव्या तो उन लड़कियों में से है जो केवल अपने बारे में सोचती है। परिवार से उसे कोई लेना देना नहीं है। अकेले घूमना फिरना, केवल अपने बारे में सोचना, केवल अपने ऊपर खर्चा करना, केवल अपने ही काम करना, छोटी छोटी बातों को लेकर घर में हंगामा खड़ा करना, ये सब कुछ उसके व्यवहार में शामिल था। बस इन्हीं बातों को लेकर दोनों के बीच में अक्सर कहासुनी हो जाती थी। क्योंकि परिवार के नाम पर परेश के पास केवल माँ और 2 छोटे भाई थे, लेकिन दिव्या किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं होना चाहती थी। ऐसे में जब परेश ने दिव्या के माता पिता से बातचीत की तो उन्होंने भी दिव्या का ही पक्ष लिया और तो और दिव्या और परेश को अलग घर लेने की सलाह भी दे दी। अब जब माता पिता ने सलाह दी थी तो बेटी कहाँ किसी बात को समझने वाली थी। अपने माता पिता की सलाह को बेटी ने आदेश के रूप में ले लिया और अलग घर लेने के लिए दबाव डालने लगी। वहीं दूसरी तरफ परेश इस बात के लिए राजी नहीं था। धीरे धीरे बात बहुत ज्यादा बढ़ गई और झगड़े ने वकीलों तक का रास्ता तय कर लिया। काफी समझाइश के बाद भी जब दिव्या ने परिवार के साथ सामंजस्य बिठाना जरूरी नहीं समझा तो दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। शादी के लगभग 2 साल के अंदर ही परेश और दिव्या का तलाक हो गया था। घर का माहौल उदासीन हो गया था क्योंकि कमला जी के हिसाब से जैसी भी थी दिव्या इस घर की बहू थी और घर की सदस्य थी। उसका यूं रूठ कर अलग हो जाना, चले जाना कहीं न कहीं परेश के साथ साथ उन्हें भी दुखी करता था। लेकिन कहते हैं ना कि समय हर घाव भर देता है। लगभग 6 महीने बाद मौका देखकर माया जी ने परेश से दूसरी शादी की बात की, लेकिन परेश ने साफ इनकार कर दिया। माया जी जानती थी कि परेश को समझाना इतना आसान नहीं था। शादी जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और अगर वह गलत इंसान से हो जाए तो बीते हुए समय की वो यादें आने वाले जीवन को भी कहीं ना कहीं उदासीन बना देती हैं। लेकिन फिर भी वह चाहती थी कि परेश धीरे धीरे उन सारी बातों को भूल जाए और जीवन की एक नई शुरुआत करे। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। माया जी बार बार कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरीके से परेश की दूसरी शादी के लिए तैयार किया जाए, क्योंकि जीवन अकेले तो नहीं बिताया जा सकता। और इसके बाद उन्हें अपने दोनों छोटे बेटों का विवाह भी समय रहते करवाना था। अगर बड़ा तलाकशुदा होगा तो छोटे भाइयों के लिए भी रिश्ते मिलना हमारे समाज में मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ परेश ने खुद को अपने काम की तरफ पूरे तरीके से समर्पित कर दिया था। इस बीच परेश की मुलाकात अपनी ही ऑफिस की दूसरी ब्रांच में काम करने वाली श्वेता से हुई। सांवले रंग और तीखे नए नक्श वाली श्वेता अपने काम में पारंगत थी। ऑफिस में आने वाली किसी भी परेशानी को किस तरीके से हैंडल करना है वह यह बखूबी जानती थी। इसीलिए जब भी शहर की तीनों ब्रांच में से कहीं पर भी कोई मुश्किल खड़ी होती तो श्वेता की सलाह जरूर ली जाती थी।
बस इसी वजह से परेश और श्वेता की भी मुलाकात हो जाती थी। हालांकि दोनों ही अपने कार्य के प्रति समर्पित थे, लेकिन प्रेम की अनजानी डोर दोनों के बीच में बंधी हुई थी। बस इसीलिए दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे थे। शुरुआत में गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज होते थे, कभी कभी बात हो जाती थी। फिर धीरे धीरे उनकी गाड़ी दोस्ती की पटरी पर आ गई। बातें, मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगी और प्यार के अंकुर फूटने लगे। लेकिन दोनों ही उसे स्वीकार करने से डरते थे। जहां परेश दिव्या को और अपनी टूटी हुई असफल शादी को भुला नहीं पाया था, वहीं दूसरी तरफ श्वेता भी शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहती थी। हालांकि वह उन लड़कियों में से नहीं थी जो कि स्वच्छंद विचारधारा की हो, विलासिता और ऐशो आराम से आजाद जीवन जीना चाहती हो, अपनी जिंदगी किसी और की दखल अंदाजी नहीं चाहती हो, बल्कि वह तो सबका मान रखने वाली, सबका सम्मान करने वाली लड़की थी। लेकिन फिर भी न जाने क्यों प्रेम और शादी से वो दूर भागती रहती थी। इसीलिए तो 30 की होने के बावजूद भी वह शादी नहीं करना चाहती थी। परेश और श्वेता दोनों ही एक दूसरे के बारे में इतना सब कुछ जान चुके थे कि एक दूसरे के विचारों से भली भांति परिचित थे। जहां परेश श्वेता की शादी ना करने के फैसले और झिझक को जानता था, वहीं दूसरी तरफ श्वेता परेश और दिव्या की असफल शादी के बारे में सब कुछ जानती थी। श्वेता और परेश की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग ने अब परेश को मजबूर कर दिया था अपने प्यार का इजहार करने और पुरानी सारी बातों को भूलकर जीवन की एक नई शुरुआत करने के लिए। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि श्वेता के मन में प्यार और शादी को लेकर जो झिझक है, वह किस लिए है और उसे किस तरीके से दूर किया जा सकता है। बस इसीलिए आज ऑफिस से लौटते समय श्वेता के साथ सेंट्रल पार्क के बाहर कॉफी पीने बैठ गया। श्वेता, एक बात पूछनी थी तुमसे। अच्छा, क्या पूछना था? लगता है कुछ खास बात है। खास तो है, लेकिन यह सवाल पहले भी तुमसे कर चुका हूँ, तब भी तुमने बात को घुमा दिया था। लेकिन प्लीज आज नहीं। अच्छा, तो फिर से वही घिसा पिटा सवाल कि मैं शादी क्यों नहीं करना चाहती, है ना? अरे यार, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं आराम से खुलकर अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, बस। और ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। फिर वही सवाल क्यों करते हो? मजाकिया अंदाज में बात को टालने के इरादे से श्वेता ने कहा। श्वेता, सवाल भी वही है और जवाब भी वही है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ये सही जवाब नहीं है। जरूर कुछ तो बात है जो तुम, वैसे अगर तुम बता पाओ तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शायद तुम नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे जवाब पर कहीं न कहीं अब मेरी जिंदगी भी टिकी हुई है। फरिश के इतना कहते ही आंसू की 2 बूंदें लुढ़क कर श्वेता के गालों पर आ गई। मैं जानती हूँ कि जाने अनजाने हम दोनों प्रेम की एक पवित्र डोर में बंध चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं केवल दोस्ती का ही रिश्ता रखना चाहती हूँ। शादी के बारे में न मैंने कभी सोचा है, न सोचना चाहती हूँ। इतना कहकर श्वेता उठ खड़ी हुई और पर्स में से गाड़ी की चाबी निकाल झट से अपनी स्कूटी पर बैठकर परेश की आंखों से ओझल हो गई। मन में हजारों सवाल लिए हुए एक बार फिर से परेश वहीं पर खड़ा रह गया, जहां दिव्या उसे छोड़कर गई थी। अगला 1 घंटा परेश सेंट्रल पार्क की उसी टेबल पर बैठा रहा। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ईश्वर चाहते क्या हैं। पहले जब सबकी रजामंदी से शादी की, तो 2 साल के अंदर ही एक नाकाम शादी के साथ तलाक का धब्बा उसके सर पर लग गया। फिर अकेले रहने का फैसला किया तो श्वेता के प्यार ने दिल में दस्तक दी। हजार कोशिशें की उस प्यार को जुटलाने की, लेकिन दिल दिमाग पर हावी हो गया और परेश यह मानने को तैयार हो गया कि श्वेता ही उसका सच्चा प्रेम है और उसकी जीवन संगिनी बन सकती है। तो श्वेता ने प्रेम होते हुए भी न जाने क्यों बिना कोई जवाब दिए उसे मझधार में छोड़ दिया। लेकिन वो जानता था कि श्वेता भी उससे बहुत प्यार करती है, पर न जाने क्यों ना ही वह सही तरीके से इजहार कर पाई है और ना ही रिश्ता आगे बढ़ाने के बारे में सोच रही है। चाहे कुछ भी हो, और वह श्वेता के साथ विवाह बंधन में बंधकर जीवन की एक नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन श्वेता की बेरुखी के कारण मन में अनेकों विचार आ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जीवन क्या मोड़ लेने वाला है। आज उसे अपने भाई पंकज की बहुत याद आ रही थी। छोटे भाई बहन अक्सर एक दूसरे के राजदार होते हैं। परेश ने घड़ी की तरफ देखा। रात के 11 बज चुके थे। इस समय तक तो पंकज सो जाता है। सुबह 4 बजे से उसकी ट्रेनिंग जो शुरू हो जाती है। बस यही सोचकर अपने प्यारे भाई पंकज को फोन लगाकर वापस काट दिया। लेकिन इससे पहले ही शायद पंकज को फोन लग चुका था, और जब उसने अपने भाई का मिस्ड कॉल देखा तो हाथ हाथ फोन लगा दिया। फोन की पहली घंटी बजते ही परेश ने उठा लिया।
क्योंकि वह तो वैसे भी अपने भाई से बात करने के लिए व्याकुल था। लेकिन उसके आराम में नींद में व्यवधान ना हो, इसीलिए उसने पहले फोन काट दिया था। हेलो, कैसा है तू? ट्रेनिंग कैसी चल रही है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। लेकिन आपने इस समय फोन किया है, कुछ खास? सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, बस तेरी याद आ रही थी। भैया आपकी आवाज बता रही है कुछ तो बात है। मैं जानता हूँ कि घर में तो कोई टेंशन है नहीं, लेकिन जब से आप ऑफिस से आए हो उदास बैठे हो। माँ का फोन आया था मुझे, इसीलिए मैं भी जाग रहा था। भाई, छोटा भाई हूं मैं आपका, लेकिन हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता भी है। आज तक न जाने कितनी बातें आपने मुझे बताई हैं। आज भी आप अपने इस दोस्त को अपने दिल की सारी बातें बता सकते हो। वैसे भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है। पापा कहीं अचानक चले जाना, घर की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आना, दोनों भाइयों को बेहतर शिक्षा और करियर के लिए प्रोत्साहित करना, उस पर दिव्या भाभी वाला चैप्टर। अब बस भैया, अब आपके जीवन में भी केवल खुशियां होनी चाहिए। प्लीज भैया भूलिए ना, क्या बात है। तू सही कह रहा है पंकज, अब मेरी जिंदगी में खुशियां आनी चाहिए, लेकिन शायद अब भी वो समय नहीं आया है, और आएगा भी या नहीं। जानता है, जब माँ मुझे शादी के लिए कहती थी ना, तो मैं राजी नहीं हो पाता था, क्योंकि दिव्या के साथ जो नाकाम शादी हुई थी ना, उसने मुझे अंदर तक छलनी कर दिया था। लेकिन अब धीरे धीरे मैं सारी बातें भूल कर आगे बढ़ रहा हूँ, एक नए रिश्ते की तरफ। लेकिन जब मैंने श्वेता से अपने प्यार का इजहार किया, तो उसने न जाने क्यों बातों को गोल मोल घुमाकर इनकार कर दिया। जबकि मैं जानता हूँ कि जो भावनाएं मेरे मन में उसके प्रति हैं, वही भावनाएं उसके मन में भी हैं। लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो इस रिश्ते को स्वीकार करने से पीछे हट रही है। कभी कभी तो लगता है कि तलाकशुदा होना ही शायद हमारे समाज में एक बहुत बड़ा दब्बा है, और इसी वजह से शायद वो मुझसे दूर भाग रही है। क्योंकि कोई भी माता पिता अपनी कुंवारी बेटी की शादी तलाकशुदा लड़के से नहीं करने वाले। लेकिन मैं क्या करूं पंकज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तलाकशुदा होने की वजह से वह आपसे रिश्ता स्वीकार नहीं कर रही है? हो सकता है कोई और वजह हो। मैं मानता हूँ कि हमारे समाज में आज भी तलाकशुदा होना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन पढ़े लिखे समझदार लोग इसे बहुत बड़ा मुद्दा नहीं मानते हैं। और रही बात कि आपके जीवन में खुशियां नहीं आएंगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके जीवन में भी खुशियां जरूर आएंगी। हाँ, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। भाई, आप कोशिश कीजिए ये जानने की कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से वो अपने दिल की बात जुबान पर नहीं ला रही है, रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रही है। हो सकता है कोई गहरी बात उनके दिल में भी हो। तू सही कह रहा है पंकज, हो सकता है कि कुछ और बात हो, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ वो मुझसे केवल 2 साल ही छोटी है, यानी कि 31 साल की। और जिस मध्यम वर्गीय परिवार और समाज से वो ताल्लुक रखती है, वहाँ लड़कियों की शादी की उम्र 24-25 साल होती है, लेकिन उसने अब तक शादी नहीं की। जरूर कुछ और बात होगी। हो सकता है कि उसके जीवन का भी कोई अनसुना अनसुलझा पहलू हो, जिसे शायद कोई नहीं जानता हो, और इसी वजह से वह भी शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहती हो, और इसीलिए वो हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रही हो। चल रखता हूँ, तुझसे बात करके सोच को एक नई दिशा मिली है। कल ही मैं सब कुछ जानने की कोशिश करता हूँ, शायद कोई रास्ता मिल जाए। ठीक है भैया, ऑल द बेस्ट। आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आके रहेंगी। और हाँ, आपका काम हो जाए ना, तो मिठाई का डब्बा मेरे ट्रेनिंग कैंप में भिजवा दीजिएगा। बाय। इतना कहकर पंकज ने फोन रख दिया, और परेश भी अपने भाई से बात करके सुकून भरी नींद सो गया, ताकि कल पूरे जोश के साथ फिर से कोशिश कर सके अपने प्यार को पाने की। अगले दिन रविवार था। परेश ने सोचा कि श्वेता से तो इस बारे में बात कर चुका हूँ, लेकिन उससे सही जवाब नहीं मिल पाया। प्रेम होते हुए भी शादी ना करने और प्रेम को स्वीकार ना करने के पीछे की वजह क्या है, ये बात श्वेता कहीं ना कहीं उससे छुपा रही है। इसीलिए एक बार फिर से उससे उसी टॉपिक पर बात करना, मतलब कहीं ना कहीं उसे नाराज करना होगा। तो क्यों ना श्वेता की गैर मौजूदगी में एक बार श्वेता के परिवार से बात कर ली जाए। क्या पता कोई बेहतर परिणाम निकल आए। वैसे भी श्वेता और परेश की दोस्ती श्वेता के परिवार से भी छिपी हुई तो नहीं है। ऑफिस के काम से 1-2 बार परेश उसके घर जा चुका है, इसीलिए श्वेता की मम्मी उसे जानती है। एक बार परेश के मन में ख्याल आया कि श्वेता के घर वह अपनी मम्मी को भी लेकर जाए। हो सकता है कि एक माँ दूसरी माँ की बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सके, या फिर श्वेता की मौजूदगी में ही चले जाए। हो सकता है श्वेता माँ के सानिध्य में आकर अपने मन में छिपे हुए राज को बयान कर सके। परेश ये जानता था कि आज उसे किसी भी तरीके से इस राज से पर्दा उठाना था, लेकिन मन में अनेक बातें चल रही थी कि किस तरीके से और क्या किया जाए जिससे श्वेता भी नाराज ना हो
और उसके मन में कोई गलत बात ना आए और उसे यह बात भी पता चल जाए जिसकी वजह से श्वेता चाह कर भी उससे दूर भाग रही है। ले बेटा चाय पी ले। एक बात बता, चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? कुछ दिनों से देख रही हूँ, न जाने कौन सी कश्मकश में है। सब ठीक है ना? अभी की ही बात ले ले। थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रहा था, फिर विचारों में डूब गया है। अब कुछ बोलेगा भी? चाय का कप पकड़ाते हुए माया जी ने परेश पर सवालों की झड़ी लगा दी। माँ, तुम सच में सब कुछ जानना चाहती हो? चाय का कप ट्रे में वापस रखते हुए परेश ने कहा। और नहीं तो क्या, तभी तो पूछ रही हूं ना। कैसा लड़का है रे तू? अपने हाथ से चाय के कप वापस रखकर हाथ झटकाते हुए माया जी ने बेटे परेश से कहा, मानो अपने बेटे के बेवकूफी भरे सवाल पर उन्हें हंसी आ रही हो। माँ, तुम कहती हो ना दूसरी शादी कर ले। बस तुम्हारे इसी हुक्म को मानकर उस राह पर बढ़ चला हूँ। लेकिन जिसे मैं अपना दिल दे बैठा हूँ, वो लड़की मुझसे दूर भाग रही है। हालांकि प्यार तो उसे भी है, लेकिन न जाने क्यों स्वीकार करने और शादी के बंधन में बंधने से कतरा रही है। जब भी बात करता हूँ, बातों को गोल मोल घुमा के भाग जाती है। मैं तो खुद ही अपने आप को जैसे तैसे तैयार कर पाया हूँ। दिव्या और मेरे रिश्ते में जो कड़वाहट आई थी, उस नाकाम रिश्ते की वजह से मैं खुद भी शादी से कतरा रहा था। लेकिन श्वेता को देखकर लगा कि यही मेरा प्यार है और वही मेरी जीवन संगिनी बन सकती है। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि वह इस सच को स्वीकार क्यों नहीं कर रही है। क्यों हर बार मुझसे दूर भाग जाती है? मैं जानता हूँ कि वह उन लड़कियों में से नहीं है जो मेरे साथ समय बिताकर फिर किसी और के पास चली जाए। वो तो रिश्तों को निभाने वाली लड़की है। लेकिन फिर भी कुछ दिन पहले तो मैंने गुस्से में आकर उससे बात करना ही बंद कर दिया था, ये सोचकर कि अगर उसे मेरी नाराजगी से फर्क पड़ेगा तो मुझे जरूर मनाएगी, और अगर नहीं पड़ेगा तो शायद उससे दूर हो जाना ही सही है। लेकिन जानती हो, ऑफिस के काम की वजह से वो मुझसे बात करने का बहाना ढूंढ लेती थी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उसके मन में भी मेरे प्रति वही भावना है। लेकिन कुछ तो ऐसी बात है जो उसे सच्चाई को स्वीकार नहीं करने दे रही है, और बस वही बात मैं जानना चाहता हूँ। सोच रहा हूँ कि आज उसके घर जाकर ही उससे बात की जाए। मेरे और श्वेता के अलावा अगर उस समय तुम और श्वेता की मम्मी भी मौजूद हो तो शायद बातें बेहतर तरीके से हो जाएंगी। तुम चलोगी मेरे साथ? अरे पागल, ये कोई पूछने की बात है? बिल्कुल चलूंगी। जो लड़की मेरे बेटे के जीवन में खुशियां लेकर आने वाली है, इस घर की रौनक बनने वाली है, आखिर उसके मन में क्या कश्मकश चल रही है? क्यों वह सच्चाई से स्वीकार नहीं कर रही है? क्यों शादी से भाग रही है? यह बात जानना तो जरूरी है ना। आखिर उसकी उस कश्मकश का हल निकाल कर उसे यह विश्वास भी तो दिलाना है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हर मुश्किल से बड़ा होता है दिल का रिश्ता जो तुम दोनों के बीच में है। तो फिर तुम दोनों को तो अपने प्रेम को स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। तभी तो अपने प्रेम को पाकर एक दूसरे के जीवन में खुशियां ला पाओगे। कहते कहते आज माया जी की आंखें भीग चुकी थी, क्योंकि न जाने कितने दिनों बाद आज उनके बेटे के चेहरे पर मुस्कान थी। उस मुस्कान में श्वेता के लिए ढेर सारा प्यार झलक रहा था। चल बेटा, जल्दी से तैयार हो जा। मैं भी फटाफट नाश्ता बनाकर तैयार हो जाती हूँ। फिर चलते हैं तेरी श्वेता को उसकी जिंदगी की कश्मकश से निकाल कर प्रेम की सागर में डुबकियां लगाने के लिए तैयार करने। खिलखिलाती हुई माया जी ने अपने चेहरे पर खुशियों से भरी हुई मुस्कान बिखेरते हुए कहा और जल्दी जल्दी नाश्ते की तैयारी करने लगी। लगभग 1 घंटे बाद परेश और माया जी श्वेता के घर पहुंच गए थे। परेश को यूं अचानक अपनी मम्मी के साथ देखकर श्वेता थोड़ा हैरान हो गई, क्योंकि दरवाजा उसी ने खोला था। क्या हुआ श्वेता? ऐसे क्या देख रही हो? अंदर बुलाने का इरादा है या नहीं? आई एम सॉरी, आइए ना। आओ परेश। आंटी जी, आप भी प्लीज अंदर आइए। वो अचानक से यूं आपको देखा ना तो थोड़ा खुद को संभालते हुए श्वेता ने कहा। इतने में अंदर से श्वेता की मम्मी की आवाज आई। कौन आया है बेटा? मम्मी, परेश है और आंटी जी भी आई है। बालकनी की तरफ मुड़ते हुए श्वेता ने कहा। इतना सुनना था कि पौधों को पानी देती हुई मालती जी अपना काम अधूरा छोड़कर फटाफट हॉल में आ गई। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? कैसे हो परेश? नमस्ते जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? हाथ जोड़कर परेश और माया जी ने अभिवादन किया। जी बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे श्वेता ने बताया नहीं कि आप लोग आने वाले, वरना मैं हल्दीराम के समोसे मंगवा कर रखती। पिछली बार परेश को बहुत पसंद आए थे। कोई बात नहीं, फिर कभी खा लेंगे। आज तो मैं आपसे कुछ खास बात करने आई हूँ, अगर आप इजाजत दे तो, सकुचाते हुए माया जी ने कहा। खास बात? देखिए बहन जी, जो खा खास बात देखिए बहन जी, जो खास बात आप करना चाहती है ना, वो मैं भी समझती हूँ और जानती भी हूँ।
कल से श्वेता भी बहुत उदास है। जब मैंने उसे कुरेदा तो उसने सब कुछ बता दिया। उदास आंखों से मालती जी ने कहा तो आंसुओं की कुछ बूंदें ना चाहते हुए भी श्वेता के गालों पर आ गई, जिन्हें पोंछते हुए उसे माया जी ने देख लिया और वो सोफे पर से उठ खड़ी हुई। बेटा, आंसू किसी भी समस्या का समाधान नहीं होते। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे दिल में परेश के लिए भी वही भावना है जो उसके दिल में है। लेकिन ऐसी क्या बात है जो तुम इस सच को स्वीकार नहीं करना चाहती? एक माँ होने के नाते मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी जो भी परेशानी है उसे सुनूंगी, समझूंगी और हल निकालने की पूरी कोशिश करूंगी, ताकि तुम्हारे और परेश दोनों के जीवन में खुशियां आ सके। और अगर नहीं भी सुलझा पाई ना, तो ये बात इस घर की चार दीवारों के बीच खत्म हो जाएगी। लेकिन बेटा, मुझे एक मौका दे दो। अपने बेटे की जिंदगी को एक बार खराब होते हुए देखा है मैंने, लेकिन दूसरी बार एक ऐसी लड़की उसकी जिंदगी में चाहती हूँ जो उसका साथ दे। श्वेता ने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से अपने अंदर दबा रखा था, जो कि अब खुलकर बाहर आ रहे थे और माया जी के दामन को भिगो रहे थे, क्योंकि अब श्वेता माया जी को गले लगाकर फफक रही थी। देखिए बहन जी, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन सच को स्वीकार करना उतना ही मुश्किल होता है। मुझे भी इच्छा होती है कि अपनी बेटी को डोली में बिठाकर विदा करूं, उसका कन्यादान करूं, लेकिन मैं जानती हूँ कोई भी अपने घर में ऐसी बहू नहीं लाना चाहेगा जो कभी माँ नहीं बन सकती, जो कभी उनका वंश नहीं बढ़ा सकती। इतना सुनते ही माया जी स्तब्ध रह गई और मालती जी के उदास चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी आ गई। बहन जी, यही सच है। इसीलिए श्वेता अपने प्यार को स्वीकार नहीं कर रही। इसीलिए श्वेता परेश से दूर भाग रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह चाहे भी तो भी आपके घर की बहू नहीं बन पाएगी। आपके क्या, किसी के भी घर की बहू नहीं बन पाएगी, क्योंकि हमारे समाज में बेटों की शादी करने के पीछे मुख्य कारण वंश वृद्धि ही होता है। और जब वही पूरा नहीं हो सकता है तो कौन बेटी बेटी को अपनाना चाहेगा? लेकिन बहन जी, कुछ तो इलाज होगा ना। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। आप चिंता मत कीजिए। मालती जी के कंधे पर हाथ रखते हुए माया जी ने कहा, कोई रास्ता नहीं है। 13 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें श्वेता का गर्भाशय पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि ये कभी मां नहीं बन सकती। जिसका गर्भाशय डिस्ट्रॉय हो वो कैसे मां बनेगी? कोई रास्ता नहीं है बहन जी, कोई रास्ता नहीं है। एक बार फिर से खुद को मजबूत करते हुए मालती जी ने दोबारा कहना शुरू किया। अब बताइए बहन जी, आप कह रही थी ना कि समाधान निकालेंगे। है कोई समाधान आपके पास? अपने बेटे की शादी करवाएंगी आप श्वेता से, वो भी ये जानते हुए कि वो आपके वंश आगे नहीं बढ़ा सकती? मालती जी की बातें सुनकर माया जी और परेश सुन रह गए थे। काफी देर तक हॉल में बिल्कुल शांति थी। तभी माया जी श्वेता की तरफ अपने कदम बढ़ाए, जो कि अब तक संभल चुकी थी। आज उसे अपनी किस्मत पर अफसोस हो रहा था कि उस एक एक्सीडेंट के बाद उसकी जिंदगी में जो बदलाव आया था उसने उसकी जिंदगी खराब कर दी थी। आज बार बार वो भयानक एक्सीडेंट उसकी आंखों के सामने आ रहा था और वो बस सर झुकाकर दामन भिगो रही थी, क्योंकि आज चाहते हुए भी वह अपनी प्रेम का इजहार नहीं कर पा रही थी और ना ही अपनी जिंदगी में आई हुई खुशियों को बटोर पा रही थी। श्वेता बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो और सोच समझ कर जवाब देना। अगर सब कुछ ठीक होता, मतलब एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, तुम्हें कोई शारीरिक समस्या नहीं होती, तो क्या तुम परेश से शादी करती? हाँ या ना? हाँ। क्या तुम परेश से प्यार करती हो? हाँ। बेटा, अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कोई भी शारीरिक समस्या तुम दोनों की शादी के बीच में रोड़ा बन सकती है। मुझे तो शादी से कोई ऐतराज नहीं है। और रही बात बच्चे की, तो विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और अगर नहीं निकलता है तो बच्चा गोद ले सकते हो। मान लो कि एक्सीडेंट शादी के बाद होता, तो मैं क्या करती? तब तुम दोनों क्या करते? तब भी तो हमारे पास यही ऑप्शन होता ना। तो फिर शुरू से ही यह ऑप्शन लेकर चलेंगे। ठीक है। और वैसे भी बेटा, मेरे लिए मेरे बच्चों की खुशियां मायने रखती है, और मैं जानती हूँ तुम दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ है। इतना कहकर माया जी श्वेता के सर पर हाथ फेरने लगी। अगले ही पल वो मालती जी की तरफ मुड़ी। मालती बहन, मेरी तरफ से तो इस रिश्ते के लिए हाँ है। श्वेता को अपने घर की बहू बनाने में मुझे कोई ऐतराज नहीं, बल्कि खुशी है। लेकिन मैं आपके और मालती के पापा के जवाब की प्रतीक्षा करूंगी। आप लोग आपस में बातचीत कीजिए, सलाह कीजिए, जो भी आपको ठीक लगे जरूर बताइएगा। माया जी, हालांकि मना करने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि 1-2 दिन में हम भी आपके घर आए, ताकि उसके पापा के मन में कोई बात ना रहे।
बाकी मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। आखिर आप भी तो अपनी बेटी देने जा रहे हैं, तो पड़ताल करना तो ज़रूरी है। बाकी जैसा आप लोग ठीक समझे। अब हमें आज्ञा दीजिए और हाँ, अगली बार फ़ोन करके आएँगे, ताकि हल्दीराम के समोसे भी खा सकें। अरे! इतना जल्दी कैसे? मैं अभी नाश्ते की व्यवस्था करती हूँ, आप बैठिए ना। नहीं बहन जी, आज नहीं। अभी माया जी की बात पूरी ही नहीं हुई थी कि श्वेता हाथ में नाश्ते की प्लेट लेकर आती हुई दिखाई दी, जिसे देखकर सभी के चेहरों पर मुस्कान छा गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके की खूबसूरत कहानियाँ आपको मिल सकें। धन्यवाद।